नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में आर ओ ए आर ओ 2016 मेंस के 50 क्वेश्चन देखे थे। आज जो है हम लोग उसी सीरीज में अगले 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए हम लोग जो है पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, पिछला क्वेश्चन जो था ये हो चुका था आपका 50 तक। 51 से हम शुरू करते हैं। ये कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं। फिर कारण है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो देखिए, जो पहला कथन है ये गलत है, क्योंकि जो विविध अवयव हैं पर्यावरण के वो एक दूसरे पर निर्भर है। तो इसलिए सीधे सीधे इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें ए गलत है किंतु आर सही है। और देखिए, आर जो है बिल्कुल सही है। मानव क्रियाओं से जो है वातावरण बिल्कुल प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। कथन एक है, रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। बिल्कुल, रेडियो धर्मिता नाभिकीय गुण होता है। फिर कथन दो है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि यहाँ जो नाभिकीय विखंडन है, विखंडन के आधार पर नहीं बल्कि संलयन के आधार पर होता है। संलयन के आधार पर, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम जो है बनाया जाता है। नाभिकीय विखंडन के आधार पर जो है वो आपका परमाणु बम बनता है। परमाणु बम जो है वो विखंडन पे बनता है और हाइड्रोजन बम जो है संलयन पे बनता है। तो यहाँ आपका केवल कथन एक सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो देखिए, जब कभी भी इस तरह के एब्सोल्यूट वर्ड आ जाएं, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का, देखिए सभी की बात कर रहा है, यानी ऑल। आप इंग्लिश में देखिए तो यहाँ सीधे सीधे ऑल कहा जा रहा है। तो कभी भी इस तरह के जब एब्सोल्यूट वर्ड आते हैं तो जनरली वो जो है कथन हो या स्टेटमेंट हो, वो क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि कभी भी 100% कोई चीज नहीं होती। तो इस हिसाब से यहाँ यह कथन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये बिल्कुल भी सही। तो इस हिसाब से आपका आंसर डी सही होगा इसमें। जो ए कथन जो है वो गलत है, किंतु जो आर है वो सही है। अब नेक्स्ट वन देखिए, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 442 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। देखिए, जनरली हम लोग बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, और मुझे लगता है कि वो छोटी गलतियां बहुत भारी हो जाती हैं फाइनल रिजल्ट के दौरान या फिर प्रीलिम्स या मेंस के लेवल पर ही। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने पढ़ा और बिना देखे मैंने राजराज कुमार दिया था, क्योंकि मैं सिंघल द्वीप देखते ही और अभियान देखते हुए, समुद्री अभियान देखते हुए मुझे सिर्फ चूल याद आए, जबकि मुझे पूरे आंसर्स पढ़ने चाहिए थे। और यहाँ देखिए, सीधे सीधे तिथि जो है वो 642 ईस्वी दे रखी है, और कभी भी जब कोई आदमी इसको ध्यान से पढ़ेगा तो वो चोल काल का टाइम पीरियड 642 हो ही नहीं सकता है। तो इस हिसाब से बिना देखे इसका आंसर जो है नरसिंह वर्मन आपका आसानी से मिल जाएगा। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से भी मिल जाएगा। और एग्जामिनर का दिमाग देखिए कि उसने पहला ऑप्शन ही जो है वो राजराज सेट कर रखा था। उसको भी पता था कि नहीं, ये स्टूडेंट जो है राजराज पे ही निशाना लगाएगा। तो इस तरह से देखिए, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो आप इस तरह की छोटी गलतियों से बचिए, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसके आंसर्स पूरे जरूर पढ़िए, और 1 मिनट क्वेश्चन पे सोचिए। जब आप टाइम देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या उसके गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था। ए चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज, बी चालुक्य राजा कुमारपाल, सी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम, डी कश्मीरी राजा जयसिंह। तो देखिए, ये जो चालुक्य राजा कुमारपाल रहता है, ये जैन मतावलंबी रहता है, और इसने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी, और उसके द्वारा ये किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन कारण है। कथन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। फिर कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो देखिए, ये दोनों सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने
गंगा घाटी में जो एविडेंस मिलता है वो माधा और इसका आपका दमदमा सराय नाहर राय का मिलता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस समय जो है शुष्कता का काल रहता है। तो ये जो है ऑप्शन ए सही होगा कि दोनों कथन सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? ए अली शाह, बी हसन शाह, सी हैदर शाह, डी शाही खान। तो देखिए इसका नाम जो है वो शाही खान था। देखिए अक्सर मैं जब आपको पढ़ा रहा था मिडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट, तो इस तरह की उपाधियां और इन सारी चीज़ों को मैंने अपने वीडियो में आपको काफ़ी बताया भी। और ये बेसिकली देखिए रीजनल स्टेट से पूछा गया है, तो इन सब जगहों से अक्सर प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जौनपुर से, बंगाल से, गुजरात से, कश्मीर से। तो आप इन छोटे सेगमेंट को अगर देख लेते हैं तो अच्छी बात ये है कि नहीं, यहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से मिल जाता है, और एक दो रीडिंग करने पे मुझे लगता है कि यहाँ से आसानी से चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है चाकन के किले पर विजय, दूसरा है अफजल खां का प्रकरण, तीसरा है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, फिर लास्ट है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो देखिए चाकन पर किले के जो विजय की बात की जाती है वो 54 में रहती है। अफजल खां का जो प्रकरण होता है वो 59 में होता है। अब मुगलों से मतभेद का एग्जैक्ट कोई सम तो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। लेकिन अगर मिलान में आप देखेंगे तो सूरत पे जो अंतिम लूट होती है वो 64 में होती है। इस हिसाब से आंसर 20 का 1 2 3 4 क्रम से ही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ए इब्राहिम खां गारदी, बी हकीम खां सूर, सी तरदी बेग, डी मोहम्मद लोधी। तो देखिए हकीम खां सूर जो रहता है वो राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा होता है हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? ए सचिंद्रनाथ सान्याल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी चंद्रशेखर आजाद, डी गोपीनाथ साहा। तो देखिए ये जो थे ये गोपीनाथ साहा थे जिन्होंने टेगार्ड को मारने का प्रयास किया था। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इस तरह के जब आप क्वेश्चन देखिए तो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन की नेचर पता चल रहा है कि किस तरह से घटनाओं के मिलान का क्रम पूछ दिया जाता है, या फिर कुछ आंदोलन या उनसे संबंधित नेताओं को पूछ दिया जाता है। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए तो प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, तो आपको आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आयोग में, उनका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा, क्वेश्चंस के नेचर पता चल जाएंगे। और इसका लाभ ये होगा कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस दौरान क्या है कि आप उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस होके देख लेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी हो जाएगी। तो देखिए पहला है सिक्किम का विलय, दूसरा है झांसी का विलय, तीसरा है पंजाब का विलय, चौथा है बर्मा का विलय। तो सबसे पहले देखिए पंजाब का विलय होता है 1949 में, जब 1849 में, जब 1845-46 में खत्म होता है एंग्लो सिख वार। तो उसके बाद जो है सिक्किम का विलय देखिए 50 में होता है, 50 से 53 के टाइम में। उसके बाद फिर 52 में बर्मा का विलय होता है और सबसे लास्ट में झांसी का विलय 1854 में होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 3 1 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए फिर यहाँ नहीं आ गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। पहला है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926, फिर दूसरा है अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1918, फिर तीसरा है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908, फिर डी है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो देखिए जो अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन रहता है, बी आर अम्बेडकर द्वारा इसका गठन किया गया रहता है, ये 1926-27 रहता है। और ये सही मिलान नहीं है, बाकी इसमें सारे सही मिले हुए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कथन एक है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया गया। कथन दो है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो देखिए यहाँ जो है महात्मा गांधी को भी सजा दी गई थी, इसलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। और एक गलत होगा
तो दूसरा जो है आपका कथन सही है कि इन लोगों को सजा दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? सीधे सीधे देखिए आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 220, डी अनुच्छेद 219। तो देखिए जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद जारी किया जाता है वो 1, 2, 3 होता है, आप ऐसे याद करिए इसको। और इसके उलट जो है 3 की पोजीशन सेम है, बस 1, 2 उलट जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा। तो ये जो है 213 अनुच्छेद आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन एक है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। कथन दो है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए बिल्कुल पहला कथन सत्य है कि नहीं है, दोनों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा होता है। और दूसरा जो है कि देखिए जो राज्यसभा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधानमंडल के सदस्य या विधानसभाओं के सदस्य जो है राज्य विधायिकाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य शामिल होते हैं। तो इस तरह से कथन केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, बी संसद के एक अधिनियम से, सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो नीति आयोग है वो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से इसका गठन किया गया था, बाद में जो है इसको लेके कानून बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है दांडी यात्रा, दूसरा पूना समझौता, तीसरा सांप्रदायिक घोषणा, चौथा गांधी इरविन समझौता। तो देखिए सबसे पहले जो है वो दांडी यात्रा महात्मा गांधी की 1930 में, पूना समझौता 1932 में होता है, ये अगस्त में होता है। और सांप्रदायिक घोषणा जो है ये भी देखिए 1932 में होती है। ये घोषणा होने के बाद ही पूना समझौता होता है, क्योंकि सारा विवाद ही इसीलिए रहता है और गांधी जी अनशन पे आते हैं। तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है ये। और इसी के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है डी सही होगा, 1, 4, 3 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, सूक्ष्म एमएसएमई अधिनियम 2020 में कुछ बदलाव हुए थे, उनमें से उसको पूछा गया है। तो ये अभी फिलहाल किसी काम का नहीं है। फिर देखिए ये भी करंट से रिलेटेड है, राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचार पत्रों में ये जीएसटी से रिलेटेड था। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स्ड है, यानी मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम है ए ग्लाइसिन मैक्स, बी रिसिनस कम्युनिस, सी कार्थेमस टिंक्टोरियस, डी बंची टॉप। तो देखिए जो कुसुम होता है या सैफ्लॉवर जिसको कहते हैं वो कार्थेमस टिक्टोरियस इसको कहते हैं, इसका जो बोटेनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम वो ये होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और चौथा है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो सबसे पहले देखिए जो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना जो है 1974 में की गई। उसके बाद जो है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया। फिर राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना 1988 में आरंभ की गई और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना 2006 में आरंभ की गई। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए 2, 4, 3 और 1 सही हो जाएंगे। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, डाटा केंद्र पूछा गया, इसका कोई मतलब नहीं है।
नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? ए आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, बी भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, सी केंद्रीय बैंक के स्वर्ण कोष को बढ़ाने हेतु, डी औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण हेतु। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण होते हैं उससे जो है आप भुगतान संतुलन यानी जो है जो आपका पेमेंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको आप इससे कर सकते हैं। तो कथन बी जो है सही होगा इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको कुछ पादप हार्मोन दिए गए हैं और उन हार्मोन्स के जो है कार्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए, पहला है ऑक्सीन। इसका कार्य जो होता है शिखर प्रधानता, यानी जो पौधों की वृद्धि का काम है वो जो है इसका कार्य है। फिर बी जो है जिबेरेलिन है, ये कोशिका वृद्धि का काम करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि अवरोधक है ना, ग्रोथ में जो है अवरोध पैदा करता है। तो ये आपका मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है? ए लेनदार, बी बांड एवं प्रतिभूतियों में निवेश, प्रतिभूतियों में निवेशक, सी देनदार, डी उपभोक्ता। तो देखिए, जो डिबेटर होता है यानी उधार लेने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए जो है ये लाभकारी होता है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देनदार के लिए लाभकारी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है? ए जया तिवारी, बी संपत पाल, डी कमला भसीन, डी वंदना सिवा। तो देखिए, एक बुंदेलखंड क्षेत्र में एक महिलाओं का मूवमेंट है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। गुलाबी गैंग वहीं पे, और उसके जो संस्थापक हैं वो संपत पाल हैं। और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आप देखिए बॉलीवुड में। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट वन, भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? ए काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बी प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, सी लखनऊ का छतर मंजिल, डी जीपीओ लखनऊ। तो देखिए, जो जीपीओ लखनऊ है इसे जो है रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, और मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जो भी यारो यारो इस बार देने जा रहे हैं और गंभीर है यारो यारो को लेके, उन्हें जो है यूपी स्पेशल और डेमोग्राफी जो है स्पेशल देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर अगला है, अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कथन कौन से कथन सही है? कथन एक है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। कथन दो है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है, राजा टिकैत राय जो है वो नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। और अवध के नवाबों द्वारा देखिए कोई भेदभाव नहीं किया गया था नौकरी देने के लिए, योग्य लोगों को वहां नौकरी मिल रही थी। तो दोनों कथन जो सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ए नोएडा, बी आगरा, सी फुर्सतगंज, डी वाराणसी। देखिए, ये फुर्सतगंज जो है ये आपका रायबरेली जनपद में पड़ता है। रायबरेली जनपद में पड़ता है, और यही जो है ये सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना रायबरेली में फुर्सतगंज में की गई। ये देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये आपको वहीं सॉल्व करने होंगे, कोई मतलब नहीं है इनका। ये सारे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। देखिए, अब अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, या मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, या हिमालय की पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। तो देखिए, जो तीनों कथन है वो सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है, ये मनाली और लाहौल स्पीति को भी जोड़ती है, और यह हिमालय की पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में भी स्थित है, इसलिए ये तीनों कथन सही हैं इसके। देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है, ये करंट से रिलेटेड मालाबार नौसैनिक अभ्यास को पूछा गया है। ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020। ये भी करंट का क्वेश्चन है, राम कलावन को पूछा गया है, एसएसएल्स के थे। फिर अगला क्वेश्चन भी देखिए करंट से रिलेटेड है, अहमदाबाद इसका आंसर था।
ये भी राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस करंट से रिलेटेड है। देखिए करंट के भी क्वेश्चन लगभग आपके जो है आरओ आरओ में वो 20 के आसपास हो जाते हैं, 20-25 हो जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से जो है कम से कम 1 साल का करंट आप तैयार करके जाइए ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे तो 6 महीना का करंट पर्याप्त है, लेकिन कोशिश करिए कि 1 साल का करंट अगर आप देख के जाते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। डी, सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो देखिए बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा राष्ट्र है और इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है वो भी 15,200 किलोमीटर है। और सर्वप्रथम सूर्योदय जो है वो पूर्वोत्तर में मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए जो है इसका नाम भी अरुणाचल है, क्योंकि सर्वप्रथम सर्वोदय जो है पूर्वोत्तर में यही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी घाटी परियोजनाओं को पूछा गया है और उसके बाद जो है उनसे संबंधित नदियों को दिया गया है। तो जो रिहंद परियोजना है वो देखिए रिहंद नदी पे है, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी पर स्थित है। और माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। तो ये आपके मिलान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो देखिए दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहा है इसका। नगरीकरण बिल्कुल औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। अगर औद्योगिकरण किसी भी स्थान पर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वहाँ अर्बनाइजेशन अपने आप जो है डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे काम करने वाले विभिन्न तरह के। जब औद्योगिकरण होगा तो उसमें काम करने के लिए अलग अलग तरह के लोग आएंगे विभिन्न जगहों से, तो विकसित निश्चित तौर पर जो है वहाँ पे नगरीकरण विकसित होगा। और विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब नगरीकरण बनेगा तो विभिन्न तरह के जो है सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं, जिसे आप एक आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। कथन ए जो है उस मतलब आंसर ए सही है, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ मिशंस के बारे में दिया गया है और उसे प्रारंभ करने के वर्ष को दिया गया है और आपको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, ये देखिए 2008 में शुरू हुआ था। फिर राष्ट्रीय जल मिशन 2009 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण मिशन, देखिए ये जो दिया गया है ये 2011 दिया गया है, जबकि गलत है ये 2010 में आरंभ हुआ था। तो आयोग इस तरह की माया हर साल करता है जिससे बहुत सारा नुकसान होता है बच्चों का, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है ये 2014 में शुरू किया गया था, तो ये आपका मिलान हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो बिल्कुल देखिए ये सही कथन है। फिर कारण है, पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। देखिए ये भी सही कथन है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो ये आज आपके 50 क्वेश्चन और पूरे हो गए। बाकी के 40 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा। फिलहाल आज की क्लास जो है हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।